Buon pomeriggio, buona domenica da TG3. Dunque oggi apriamo questa edizione del giornale con il वही कैबरे और वही चाकू तमंचे हाथ में नचाते हुए गुंडे। मैं इनसे तंग आ गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग टाइटैनिक जैसी रोमांटिक फिल्में क्यों नहीं बनाते। उन्हें कितना मजा आता है। सुनो, मुझे ऐसी रोमांटिक फिल्में बहुत पसंद है। कल ही मिसेस बारा मुझसे कह रही थी कि मिसेस सिफर, मुझे तो ऐसी सीधी सादी प्रेम कहानियां बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने भी उनसे कह दिया, हाँ मिसेस बारा, अब बिल्कुल ठीक कहती है। मुझे भी ऐसी रोमांटिक लव स्टोरीज बहुत पसंद है। मगर ये पड़ोस के सिनेमा घर में तो स्टंट के अलावा और कोई फिल्म आती ही नहीं। मैं इनसे तंग आ गई। अब से ना हम रिवोली जाया करेंगे। वो मिसेस बारा मुझे बतला रही थी कि वहाँ एक बड़ी अच्छी कॉमेडी फिल्म लगी है, सिटी लाइट्स। उसमें बड़ा मजेदार पिकनिक का सीन है, जिसमें हीरो एक मोटी सी औरत के साथ में बैठा है, जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो वो क्या करता है ना, उससे नजर बचाकर एक मेंढक पकड़ लेता है और उसे चुपचाप मोटी सी औरत की सलाद की प्लेट के बीच में रख देता है। जैसे ही वो मोटी औरत सलाद उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, तो मेंढक उछलकर उसके मुंह में घुस जाता है। मेंढक उसके मुंह में घुस जाता है। इसके अलावा एक फिल्म बर्निंग टीयर्स भी चल रही है, जिसमें जेनिफर काम कर रही है। वो है बहुत प्यारी, लेकिन मुझे ना उसकी ड्रेसेस अच्छी नहीं लगती। उसमें स्टाइल की थोड़ी कमी है। मिसेस नौ मुझे बतला रही थी कि आजकल वो अपने पति के साथ नहीं रहती। और मजे की बात तो ये है कि वो उसका दूसरा पति है। अब पता नहीं उनका डिवोर्स हुआ है या सेपरेशन ही हुआ है, लेकिन उसे पर्दे पर देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। पर्दे पर तो कितनी प्यारी और भोली भाली लगती है। और हो सकता है कि ये सब सच ना भी हो। अब अखबारों में लिखी जाने वाली हर बात का भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता ना। लोगों का कहना है कि शहर का एक अरबपति सेठ जेनिफर के प्यार में बुरी तरह से फिदा है। इसलिए जेनिफर आजकल अपने पति के साथ नहीं, बल्कि उस सेठ के साथ रहती है। बाय।
की अफवाह है, इतना नहीं हो सकता। तो मिसेस आर्ट ने मुझे बताया कि बर्निंग टीयर्स जेनिफर की सबसे अच्छी फिल्म है, उसमें बहुत रोना आता है। हाँ, वो मुझसे कह रही थी कि मिसेस सिल्वर पूरी फिल्म में तो मैं रोती ही रही। इस फिल्म में जेनिफर एक गोरी गांव की छोरी बनी है जिसे एक लफंगे से प्यार हो जाता है, और फिर एक दिन जब वो बाग में बैठी होती है ना, तो उसे अचानक से अपनी माँ का चेहरा नजर आता है। तो वो घर जाकर अपने घर को अंदर से ताला लगा देती है। रात जब सब लोग सो जाते हैं तो लफंगा आ धमकता है, पर जेनिफर दरवाजा नहीं खोलती। तो वो लफंगा धक्के मार मार कर उस दरवाजे को खोल देता है। मिसेस आर्ट मुझसे कह रही थी कि मिसेस सिफर इस फिल्म को बिल्कुल भी मत चूकना। हाँ, और ये फिल्म बुधवार को रिवॉल्यूम पर आ रही है। और ये सब मैं तुम्हें पहले इसलिए बता रही हूँ कि बाद में तुम कोई भी बहानेबाजी मत करने लगना। मिस्टर आर्ट और मिसेस आर्ट ने वो फिल्म अप टाउन में देखी है, और मुझे पूरा यकीन है कि जब तक वो फिल्म यहाँ डाउनटाउन में आएगी ना, उसमें से वो धक्के मारकर दरवाजा खोलने वाला सीन काट दिया जाएगा। वो जैसे एक फिल्म में वो कैमरे वाला सीन काट दिया था, तुम्हें याद है? आजकल की फिल्मों में बड़ी न्यूडिटी हो गई है। हाँ, मैं कल ही मिसेस 11 से कह रही थी कि मिसेस 11, आजकल की फिल्म में ना ये जवान लड़कियों के देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन जब तक ऐसी फिल्में हमारे डाउनटाउन में आती हैं, वैसे सारे अच्छे सीन तो काट दिए जाते हैं। लेकिन तुम अपटाउन क्यों जाओगे? तुम तो इंतजार करोगे कि कब वो फिल्में यहाँ डाउनटाउन में आए। मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, इस बार वो फिल्में मैं सबसे पहले देखना चाहती हूँ, महीने भर बाद नहीं। हाँ, और अब तुम ये तो बिल्कुल भी मत कह देना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अब तुम ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। और जाते हैं पैसे कहीं से भी जब तुम्हें जुआ खेलना होता है, लेकिन जब मेरी कुछ तफरीह की बारी आती है तो तुम मुझसे कहते हो कि हमें पैसे बचाने चाहिए, हमें बचत करनी चाहिए। अरे बचा चुके तुम पैसे। मैं इतनी मुश्किल से इस घर का खर्चा चला पाती हूँ, अब तुम मुझे कहते हो कि मुझे बचत करनी चाहिए। अरे हाँ, अब भगवान के लिए ये तो मत बोलना कि मैं बहुत थक जाता हूँ। बस से दफ्तर जाने में और दफ्तर से बस से आने में ही मेरी सारी जान निकल जाती है। अरे तुम कहाँ से इतना थक जाते हो? कभी मेरे बारे में सोचा है? मुझ पर क्या बीतती है? सारा दिन तुम्हारे गंदे कपड़े धोती हूँ, तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम एक कुर्सी पर बैठकर जोड़ लगाते हो और 5:30 बजने का इंतजार करते हो। और घर में आकर मोहल्ले की गंदी औरतों को चाहते हो। मेरे लिए तो 5:30 कभी भी नहीं बजते। घड़ी देखकर काम करना मेरी किस्मत में कहाँ है? मुझे कोई छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, हर महीने की पहली तारीख को मुझे कोई तनख्वाह भी नहीं मिलती। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सब करके मुझे क्या मिला? इतने सालों की गुलामी करने के बाद मुझे क्या मिला? अरे मेरे बगैर तुम्हारा खुद मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सब करके मुझे क्या मिला? लेकिन गलती शायद मेरी ही थी, मैं ही बेवकूफ थी। अगर मुझे जरा सी भी अक्ल होती ना तो मुझे पता लग जाना चाहिए था कि तुम किस तरह के आदमी हो।
काश मुझे एक मौका और मिल पाता अपनी इस गलती को सुधारने का। तुमने कहा था कि तुम एक दिन कुछ कर दिखाओगे। तुमने कहा था कि तुम्हें ज्यादा दिनों तक ये जोड़ लगाने वाली नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। तुमने मुझसे कहा था कि मिसेस ज़ीरो सब्र करो, एक दिन मैं तुम्हें हीरो बनकर दिखाऊंगा। लेकिन बात कुछ भी नहीं, तुम रहे ज़ीरो के ज़ीरो। मैंने बहुत सब्र करके देख लिया, मैंने तुम्हें पूरा मौका दिया और पिछले 25 सालों से मैं एक करिश्मे का इंतजार ही कर रही हूँ। अब तुम्हें नौकरी करते करते पूरे 25 साल हो जाएंगे। पूरे 25 साल एक ही नौकरी में, एक ही कुर्सी पर बैठे बैठे, और एक भी दिन का नागा नहीं। इस बात पर घमंड है ना? अरे तुम्हारे स्टोर मैनेजर बनने के सपने का क्या हुआ? लगता है तुमसे भूल गए, और मैं यहाँ हर रोज इस घर की चार दीवारी को देखते हुए इस घर को चलाने के लिए अपनी जान खपाती रहती हूँ। 7 साल बीत गए हैं और तुम्हारी तनख्वाह में एक पेनी की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर कल भी तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई ना, तो तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जाकर अपने मालिक से इस बारे में बात कर सको। ये तुम्हें पाकर मुझे कोई स्वर्ग नहीं मिला है, और ये बात मैं सारी दुनिया के सामने कह सकती हूँ। तुम्हें पाकर तो कोई भी औरत घमंड नहीं करेगी, कोई भी औरत। आज वो दिखाई नहीं दे रही है, और आगे से वो दिखाई देगी भी नहीं, कम से कम उस घर में तो बिल्कुल भी नहीं। बात कही कि उसकी हिम्मत कैसे हुई शरीफ लोगों के मोहल्ले में आकर रहने की। उसे 6 महीने की नहीं 6 साल की सजा होनी चाहिए थी, बल्कि अगर मैं जब कुर्सी पर होती तो उसे उम्र कैद देती। ऐसी रंडी औरतों के साथ तो यही होना चाहिए। तुमको शायद उसका यहाँ ना होना खल रहा हो, तुम शायद उसकी गंदी घटिया हरकतों को देखना पसंद करते थे, लेकिन मैंने बहुत कुछ सहा है और ये चीज मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। पिछले 25 सालों से इस घर को चलाने के लिए मैं अपनी जान खपा रही हूँ, और मुझे मिला क्या है? अरे अगर तुम आदमी होते ना, तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल चुकी होती, और मुझे थोड़ा सा आना, और तब मैं ये खाना बनाने वाली और झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी से कुछ बेहतर होती। अब उठो और जाओ जाओ।
giovane domenica da TG3, dunque oggi abbiamo questa तुम जरा अपने से नहीं पढ़ सकती? जल्दी क्या है? अभी कितना समय है? Oh God, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। और मैं तुमसे ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। हाँ ठीक है, तुम अपना काम करो। देखो उस पे धौंस मत जमाया करो। $51, $47। अपने आप को समझता क्या है? मैं अपने आप को क्या समझता हूँ? भाई इससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम अपना काम करो, बस काम। मुझ पर हुक्म मत चलाओ। $38, $30। मैं तुम्हारे हुक्म सुनने के लिए नहीं बैठती हूँ, समझ गए ना? मैं इससे तंग आ चुका हूँ। अरे सब औरतों की तरह ताक करती रहती है, तमाम दूसरी औरतों की तरह ताक करती रहती है बस। अपने आप को समझता क्या है? जो अब तक मुझ पर हुक्म चलाता रहता है। मैं तुम्हारी हुक्म सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठती हूँ, समझ गए ना? भाई औरतों से मैं तंग आ चुका हूँ। अरे सब एक सी होती है। अब जज ने उसे 6 महीने की सजा दे दी। पता नहीं जेल में वो क्या करती होगी। चाय चक्की पीसती होगी। अरे जेल से निकलने के बाद कहीं मेरा वो कत्ल ना कर दे। होशियार रहना चाहिए। एक औरत द्वारा विश्वासघाती की हत्या, इस चालू बीबी ने प्रतिद्वंदी को मार डाला। भाई औरत कुछ भी कर सकती है, मुझे होशियार रहना चाहिए। सबसे ताक आ गई। तुम हमेशा मुझे ताना देते रहते हो। तुमने आज तक एक अच्छा शब्द नहीं बोला मेरे लिए। मामूली सी बात पे भी तुम मुझे ताना दिए बगैर नहीं रह सकती। अब मेरा ख्याल उसे ये सब करने की हिम्मत नहीं पड़ी होगी। उसे ये भी पता नहीं कि मैंने उसका कुछ बिगाड़ा है। अखबारों ने मेरा नाम तक नहीं दिया गया। $20। इस तरह की गंदी औरतों से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। $189। उस दिन $400। उसने कुछ नहीं पहन रखा था। $500। सिर्फ ऊपर एक हल्का सा कपड़ा डाल रखा था बस। तुम्हारा चेहरा देख देख के मैं बोर हो रहा हूँ। कुछ कहा? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। ये छुट्टी की घंटी कब बजेगी? अब तुम भी पहले जैसे नहीं रहे हो। तुमने तो दुआ सलाम करना भी छोड़ दिया। मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। अगर किसी ने बिगाड़ा है तो जवान लड़कियों ने बिगाड़ा है जो बिना बॉडीज के घूमती हैं। तुम अपने चेहरे का मेकअप क्यों नहीं करते? $175। तुम्हारा चेहरा $190 पड़ता जा रहा है। $180। उस दिन $198। वो अपने चेहरे का मेकअप कर रही थी, अपने होठों और गालों को लाल कर रही थी, $750। आंखों में ना जाने कुछ पीला सा लगा रही थी और वो स्टूल पर बिल्कुल एकदम नंगी बैठी थी। कमर तक बिल्कुल नंगी बैठी थी। मैं मर जाना चाहती हूँ। अरे मैं बेवकूफ था जो रंगे हाथों पकड़ा गया। अरे अब अच्छा ही हुआ जो उसे 6 महीने की सजा होगी। अब आप ही बताइए, इस तरह की गंदी औरतों से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है? अरे उसकी जरूरत कैसे हो गई शरीफ लोगों के साथ एक मकान में रहने की? अगर मेरी बीवी ने मुझे उस तरह भूलते हुए ना देखा होता तो वो आज भी उसी मकान में रह रही होती। $310। मर जाना चाहती हूँ। अब हो सकता है उसकी जगह वैसे कोई और आ जाए तो बहुत मजा आएगा। लेकिन अब मेरी बीवी मुझ पर खड़ी नजर आती है। मुझमें तो मरने का भी साहस नहीं है। वो कमरा तुमको ले लेना चाहिए। तुम्हारे कमरे से सस्ता भी है और मैं जानबूझकर थोड़ी ना तुम्हें तंग करता हूँ। हाँ गैस की गंध से मुझे पितली आती है। तुमने कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं समझी तुमने कुछ कहा। अरे तुमने गलत समझा होगा। $99। $69।
$175. मैं तुमसे ये सब क्यों कहूँ? $180. हो सकता है किसी दिन तुम $200. टिकटिंग पर चिप डालना भूल जाओ। कार्बोलिक एसिड, हाँ कार्बोलिक एसिड उसे खरीद लाती। किसी को मुझ पर शक हो गया और मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया तो नहीं 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 नहीं। तुम्हारे बाल सफेद होते जा रहे हैं। $20. और पहले की तरह डीप नेक वाली शॉर्ट ड्रेस क्यों नहीं पहनती? जब तुम कुछ सामान उठाने के लिए झुकती थी तो काश मैं जान पाती कि मुझे मरने के लिए क्या चाहिए। रात को पार्टी के बाद लड़की ने 12 खा लिया। एक लड़की ने 10वीं मंजिल से छलांग लगा ली। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जेल से निकलने के बाद वो कहाँ जाएगी? हाँ, शायद मैं उससे मिलना चाहूँगा। $99. लेकिन $900. मुझ पर कड़ी नजर रखती है। 200. मैंने सुना था मिसेस पोलिंग ने खुद को गोली मार ली थी और मैं पिस्तौल कहाँ से लाऊंगी? अरे शायद मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। तब तुम पछताओगे कि तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हो। शायद ना भी पछताओ, क्या पता। हमें हिम्मत? अरे मुझमें किसी से कम हिम्मत थोड़ी ना है। $90. लेकिन भैया मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और $120. पाक साहब भी हूँ। आखिर मुझे जीने का हक क्यों नहीं है? मैं किसी से कम नहीं हूँ। हाँ, मैं थोड़ी नफाजत पसंद हूँ। यही मुश्किल है। अब जब मेरी बीवी को निमोनिया हुआ $28. तो मैंने समझा था कि वो मर जाएगी, बड़ा छूट जाएगी, लेकिन मरी नहीं। डॉक्टर को पूरे $1,500 का बिल चुकाना पड़ा। हाँ, $80. आखिरी जगह तुमने $1,500 बताई थी। 4,000. हाँ ठीक है 4,000 तो अपना काम करो। $80. $90. $70. और के पीछे भागते भागते आदमी कभी भी चक्कर में पड़ सकता है और उसकी नौकरी छूटने की नौबत भी आ सकती है। $98. तब तुम मुझसे शादी कर सकते थे। अब क्या ये अच्छा होता? उस रात में उस औरत के पास चला जाता। मैं नौकरी छोड़ सकती थी। अरे बहुत सी औरतें ऐसी होगी जो मुझे पाकर खुश होंगी। मुझे सी समझदार और रिफाइंड लड़की पाने के लिए तुम एक मुद्दत तक भटक भी सकते थे। अब हो सकता है हाँ, मुझे सब भरोसेमंद और कमाऊ आदमी ढूंढने पर ही मिल सकता है। हाँ, मेरी उम्र अब थोड़ी ज्यादा हो गई है और अब मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। हाँ, हो सकता है कि मैं तुमसे शादी करूं। शायद ये मेरे लिए ठीक होगा। अरे मैं बेवकूफ था जो उस औरत से शादी की। अब आप लोग ही बताइए, वो जैसी औरत किसी के गले में बांध दी जाती है तो भला वो आदमी क्या कर सकता है? उस दिन जब तुम्हारी बीवी नहीं आई थी, हम लोग पिकनिक पर गए थे। तुम्हारा बर्ताव मेरे साथ कितना अच्छा था। एक ही नौकरी में पूरे 25 साल गुजार दिए। हम पूरे दिन साथ साथ थे और उस पेड़ के नीचे एक साथ बैठे थे। अब पता नहीं मालिक को इस बात का पता होगा कि नहीं। मुझे यहाँ नौकरी करते हुए पूरे 25 साल हो गए। और जब हम रात को ट्रक से वापस लौट रहे थे तो तुम मेरे बगल में आकर बैठ गए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मालिक मुझे तरक्की देने जा रहा है। सचमुच को चुम्बन कैसा होता होगा? पुरुष नीच होते हैं, उनको शर्मीली लड़कियां पसंद ही नहीं आती। वो तो अगर वो खुद मेरे पास चलकर नहीं आया तो मैं उसके पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, बॉस मैं आपसे मिलना चाहता था। ओह मिस्टर सिपर! अरे आइए आइए आइए, आप मेरी कुर्सी पर बैठिए मिस्टर सिपर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पता है मिस्टर सिपर कि आपको आज हमारी फर्म में काम करते हुए पूरे 25 साल हो गए। यस सर, बिल्कुल। ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा। सर थैंक यू। और ये आपका तरक्की पत्र। थैंक यू सर। थैंक यू। वो फिल्मों वाले चुम्बन, वो लंबे चुम्बन मुंह पर मुंह रखकर। तब मैं बराबर तरक्की करता चला जाऊंगा। मैं सबको दिखला दूंगा कि मैं क्या हूँ। हसीन खिलाड़ी में
उसकी कमर में अपना हाथ डालता है, उसका सर पीछे लटक जाता है जैसे वो किसी नशे में हो। सिर्फ 2 साल का समय चाहिए, मैं इन सबको दिखला दूंगा कि मैं क्या हूँ। हाँ। मेरा ख्याल है कि वो एक नशा सा होता है जिसे देखकर मैं सब कुछ भूल सी जाती हूँ। और तब मैं अपर टाउन में मकान लेकर रह सकता हूँ। वो देखो 25वीं मंजिल पर। हाँ, और मेरे पास एक गाड़ी भी होगी। बस एक बार मुझे चालू हो लेने दो, मैं सबको दिखला दूंगा कि मैं क्या हूँ। हाँ। मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो वो दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता है। हीरो का मुंह उसके जलते होठों पे, कितना अच्छा लगता है। ये चिट्ठी की घंटी क्यों बज गई? गुड बाय मिस्टर सिफर। गुड नाइट मिस रोजी। बाय बाय। मिस्टर हाँ मिस्टर सिफर। ओके गुड मिस्टर सिफर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। सर मैं यही उम्मीद कर रहा था। अच्छा, तुम्हें पहले से पता था? और सर मुझे पता था। ओके देन मिस्टर सिफर, एक बात बताइए कि आपको हमारी फर्म में काम करते हुए कितने साल हो गए? सर मुझे आपकी फर्म में काम करते हुए पूरे 25 साल हो गए। 25 years, ये तो काफी लंबा अरसा होता है। यस सर, और मैंने एक भी दिन नागा नहीं किया। और तुम इन तमाम सालों में लगातार एक ही काम करते रहे। यस सर, और इसी बेस पर। ओके, फिर तो शायद आपको तब्दीली अखरेगी नहीं। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं अखरेगी। ओके मिस्टर सिफर, बात दरअसल ये है कि हमारे एफिशिएंसी एक्सपर्ट ने हमारी फर्म में एक एडिंग मशीन लगाए जाने की सिफारिश की। एडिंग मशीन? हाँ, एडिंग मशीन। तुमने वो मशीन जरूर देखी होगी सिफर। वो एक मशीन होती है जो खुद ब खुद जोड़ लगा लेती है। हाँ सर, उसमें एक कीज होता है और एक हैंडल होता है। एग्जैक्टली वही मशीन। वो मशीन आधे समय में ही अपना काम कर लेती है, और उसको चलाने के लिए एक हाई स्कूल पास लड़की काफी। अब मुझे एक पुराने और विश्वसनीय कर्मचारी को निकालने में दुख जरूर हो रहा है, लेकिन यू नो, आप तो जानते ही हैं हमारी जैसी फर्म्स में एफिशिएंसी का नंबर सबसे पहले आता है। लेकिन हाँ, तुम्हें पूरे महीने की तनख्वाह मिल जाएगी, और मैं अपनी सेक्रेटरी से कह दूंगा कि तुम्हें अच्छा सा सिफारिशी पत्र भी दे दे। मिस्टर सिफर, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख भी है। पुराना कर्मचारी, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस।
5 6 5 4 3 2 1 2 1 आइए आइए, बड़ी मेहरबानी हुई आपकी जो आप आए। आइए बैठिए। आपको आने में सिर्फ 1 ही घंटे की तो देर हुई है, और 1 घंटे में खाना तो ठंडा हो नहीं जाता है। और रही बात मेहमानों के आने की, तो वो तो आपके लिए कोई बड़ी बात है नहीं। तुम्हें पता नहीं है कि ठीक वक्त पर घर आना चाहिए? क्या तुम्हें ये नहीं पता आज घर पे इतने सारे मेहमान आने वाले? क्या तुम्हें ये नहीं पता था कि आज मिस्टर 1, मिस्टर 2, मिस्टर 3, मिस्टर 4, मिस्टर 5 और मिस्टर 6 अपनी अपनी बीवियों के साथ आने वाले हैं? तो क्या मैंने तुम्हें जल्दी घर आने के लिए नहीं कहा था? क्या मैं दीवारों से बात कर रही हूँ? शायद तुम्हें कोई बहुत जरूरी काम याद आ गया होगा। हाँ, रास्ते में 2 बच्चे लड़ रहे होंगे और तुम्हें बीच में रेफरी का काम करना पड़ता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें इस घर में आना याद रह कैसे जाता है। तुम तो इतना कठिन जीवन बिता रहे हो, दिन भर एक कुर्सी पर बैठकर चोर लगाते हो, और मैं यहाँ गरम रसोई में बैठकर तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, ताकि तुम जब भी घर आओ तो तुम्हें सब कुछ बिल्कुल तैयार मिले। हाँ, शायद तुम्हारे बॉस ने तुम्हें रोक लिया होगा, तुमसे कहा होगा कि मिस्टर सिफर, आप तो बड़े काम के आदमी हैं। अगर आप पिछले 25 सालों से मेरे ऑफिस में अपनी कलम ना घिस रहे होते ना, तो मेरी फर्म का चलना तो बिल्कुल नामुमकिन था। वो गोल्ड मेडल कहाँ है जो तुम्हारे बॉस ने तुम्हें दिया? बताओ। अच्छा, तुमने वही बेचारी बुढ़िया आंधी को दे दिया होगा। हाँ? या तुम उसे अपनी बॉस की आलीशान गाड़ी में छोड़ आए हो, और उसी गाड़ी में जिस गाड़ी में बॉस तुम्हें यहाँ घर तक छोड़ने आया था। शायद तुम्हारे बॉस ने तुम्हें तरक्की दे दी होगी। हाँ, तुम्हें 3री मंजिल से 4थी मंजिल के ऑफिस पर बिठा दिया गया होगा। तरक्की, तुम्हें तरक्की कभी भी नहीं मिलेगी। अगर आज तुम्हारा बॉस अखबार में इश्तिहार दे देना, तो तुम्हारे जैसे हजारों लोग उसे लाइन में खड़े हुए नजर मिलेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम ये जोड़ लगाना ना भूल गए, तो अगले 25 सालों तक भी तुम इसी घटिया नौकरी में अपनी कलम घिस रहे होंगे। ये लो। हाँ, तुमने चाय खत्म नहीं की ना? क्यों? चाय खत्म करनी है तो वक्त पर घर आना चाहिए, ना कि ऐसे रोज सड़क पे। तुम क्या चाहते हो कि मेहमान आकर हमारे घर में गंदगी देंगे? हाँ, और जाकर अपनी कमीज बदलो, तुम्हारी कमीज पर लाल स्याही के निशान लगे हैं। ओह गॉड, मुझे लगा था कि पिछले 25 सालों में तुम में इतनी तो अकल आ गई होगी कि अपने कपड़ों पर स्याही ना गिराओ। इतने सारे कपड़े धोने पड़ेंगे, इतने सारे बर्तन, मेहमान, मुझे कुछ भी हो जाए, सारे बर्तन मैं तुमसे ही धुलवाऊंगी।
कभी नहीं देखी। अखबारों का कहना है कि 14 सालों में पहली बार ऐसी करनी पड़ी है। लेकिन अखबार हमेशा सही बात नहीं कहते। नहीं, आप ठीक कहते हैं। हम लोग अक्सर पिछले साल का मौसम भूल जाते हैं। हाँ, याद आया, पिछले साल भी गर्मी का मौसम कुछ कम नहीं था। और 2 साल पहले कैसा था? लेकिन इस साल मौसम कुछ ज्यादा ही खराब है। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और हो सकता है इस बार और भी गर्मी पड़े। बारिश के आसार तो नजर आते हैं। मिसेस सिफत, मुझे आपका ये गाउन बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। लेकिन ज्यादा एम्ब्रॉयडरी इन पर अच्छी नहीं लगती। हाँ, मुझे खुद जॉर्जेट की प्लेन गाउन बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। मैं तो हमेशा कहती हूँ गाउन जितनी प्लेन होगी उतनी खूबसूरत लगेगी। लेकिन मेरा ख्याल है मिसेस थ्री कि थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरी होना भी बुरा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि गाउन पे ज्यादा एम्ब्रॉयडरी होने से ना उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। और मुझे लगता है ये तो अपने अपने पसंद की बात है। मिस्टर वन जी कहिए। थर्सडे की नाइट को मैंने आपको प्लाजा में देखा था। फिल्म थी वो। दिन पर दिन फिल्मों का स्तर कुछ गिरता ही जा रहा है। अरे वो छोड़ो, ये बताओ लड़की कौन थी? लड़की देखिए, मुझे फालतू की चीज में फंसाइए। वो मेरी बहन थी। पकड़े जाने पर सब यही कहते हैं। लगता है मिसेस एक को सब पता है। इनकी जो मर्जी आए वो करे, बस जरा शराफत से रहिए। भाई तुम बड़े भाग्यशाली हो, वरना हमारी बीवी तो बहनों के साथ भी अकेले नहीं जाने देती। तुम्हें भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिसेस भाई 3, मेरी समझ में आ गया कि तुम्हारे घर में किसका हुक्म चलता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैंने इन दोनों को हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए देखा है। ये मुझसे पैसा ऐंठने के लिए ऐसा करती होगी? हाँ, जैसे तुमसे पैसे निकालना इतना आसान है। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरा ख्याल है कि अब हमें किसी और विषय पर बात करनी चाहिए। हाँ, अब किसी और बारे में बात की जाए। आप लोगों ने उस सेल्समैन के बारे में सुना? वही जो अपर टाउन से डाउनटाउन की तरफ जा रहा था। नहीं, वो डाउनटाउन से अपर टाउन की तरफ जा रहा था और मिडिल टाउन में पकड़ा गया। हाँ, जिसके पास वाली बर्थ पे एक बूढ़ी औरत लेटी थी, जिसका एक पैर लकड़ी का था। के बारे में कुछ सुना है? अरे वो लोग तलाक ले रहे हैं। हाँ, उसके आगे वो दूसरी बार तलाक हो रहा है। अरे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अरे दोनों एक से बढ़कर एक हैं। हाँ, दोनों एक से बढ़कर एक। आप लोगों को पता है क्या? आजादी के बारे में बात करना महज बकवास है। वो तो है, आजादी वाजादी मर्दों के लिए होती है, औरतों की जगह तो घर में होती है। सही बात है, बच्चा पालना, घर संभालना, यही औरत का काम होता है। बिल्कुल ठीक। मुश्किल तो ये है कि इन औरतों को खुद नहीं पता कि वो चाहती क्या है। मैं तो मर्दों से तंग आ चुकी हूँ। ये सारे के सारे मर्द निठल्ले होते हैं और गंदे भी होते हैं। हाँ, और जब देखो तब किसी न किसी बात का रोना लेकर बैठ जाते हैं। जब वो झूठ नहीं बोल रहे होते या जब वो घर में कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे होते हैं। आप लोग जो चाहे कहें, लेकिन मैं तो अपने पति को बिल्कुल ठीक करके रखती हूँ। आजकल माहौल बहुत खराब है। ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी। भगवान जाने क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से 3 महीने के भीतर कोई बहुत भयंकर विस्फोट होने वाला है। कोई ताज्जुब नहीं, सचमुच बुरे दिन आने वाले हैं। मेरी चाची को तो पथरी हो गई है। अरे मेरे पति को तो पायल्स हो गया है। मेरी छोटी बहन को तो बच्चा होने वाला है।
आप हैं जी, चलिए मेरे साथ। एक मिनट ठहरिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये देना चाहता हूँ। ये क्या है? खून से लथपथ रुमाल। ओह, अच्छी बात है, चलिए मेरे साथ। ये तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? आज शाम मैंने अपने बॉस की हत्या कर दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने उसकी हत्या नहीं की। क्या ऐसा मैंने कहा? निश्चय ही मैंने उसकी हत्या की। ये वकील, इनकी बातों से मैं तंग आ गया हूं। आखिर ये लोग कहते क्या हैं? ऑब्जेक्शन सस्टेन, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आखिर इस सब का मतलब क्या होता है? आपने मुझे कभी ऑब्जेक्शन यानी एतराज करते पाया है? कभी नहीं। अरे एतराज करने का मतलब ही क्या है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, अगर कोई आदमी किसी आदमी की हत्या करता है तो सरकार को पूरा हक है कि उसे अदालत में पेश करे, वे सबसे बुलाए। ये वकील, इनकी बातों से आप लोग प्रभावित ना हो जाइएगा। अरे बिलों की फाइल में लाल स्याही की बात करते हैं। अब आप सब लोग बताइए, कहां से आया? अरे वो खून था, खून, मेरे बॉस का खून। कागज काटने वाली छुरी से मैंने उसका गला काट दिया। देखो, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैं एक जूरी का सदस्य रह चुका हूं। मैं चाहता हूं ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 के बाद अच्छी तरह से समझ लें। हाँ, पूरे 25 साल और एक दिन का भी नागा नहीं। पूरे 6 और 12 12 6 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 मैं फिर सब लगाने लगा। पूरे 25 साल और एक दिन का भी नागा नहीं। 8 घंटा रोज इतवार को छोड़कर। मई और जून के महीने में शनिवार को आता दिन। हाँ, अगर आपको 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए तो तनख्वाह के साथ। अगर आपको 1 हफ्ते की छुट्टी और चाहिए तो बगैर तनख्वाह। पर छुट्टी चाहिए किसे? अरे घर पर बीवी की बकबक सुनने के लिए। पूरे 25 साल और एक दिन का भी नागा नहीं। मैं कभी 5 मिनट से ज्यादा ऑफिस लेट भी नहीं गया। कभी 8:30 मिनट 21 मिनट 22 मिनट 23 मिनट 24 25 26 27 28 29 30 ये अंक मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पाते हैं। हाँ। ये अंक भी बड़े मजेदार चीज होते हैं। ये कभी कभी इंसानों का रूप ले लेते हैं। अब आप सब लोग 8 का अंक ही ले लीजिए। आंखों की जगह तो बिंदे लगा दीजिए, नाक की जगह 1 बिंदा, नीचे 1 लकीर और बाकी अंक मुंह की जगह।
ये आपको किसी और चीज की याद दिलाते हैं। ना 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 ना, मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये किस चीज की याद दिलाते हैं। अरे भाई, यहाँ कुछ महिलाएं भी तो मौजूद है। अरे ये वकील, इससे मैं तंग आ चुका हूं। अरे मैंने कहा ना कि मैंने उसकी हत्या की है। कहते हैं कि हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। अरे कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। हाँ, उस दिन वो बिल्कुल मेरे पास खड़ा था। उसी कोट में सिर्फ 2 बटन थे, तो 4, तो 6, तो 8, तो 10, तो 12, तो 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो फिर सांप लगाने लगा। ये अंक मेरी दिमाग से निकल ही नहीं पाते। हाँ, कागज काटने की छुरी ऐसी जगह रखी थी जहां मेरा हाथ आसानी से पहुंच सकता था। हाँ, मुझे पता है किसी की हत्या करना गलत बात है, ये मुझे पता है। हाँ, उस दिन अखबार में जो विज्ञापन छपे थे उसमें उसकी मैंने खबर विस्तार से पढ़ी। उन्होंने मेरी फोटो के साथ उसकी 3 बच्चों की फोटो भी छापी थी, और उसकी बीवी की। भाई, ऐसी सुंदर बीवी के साथ कितना मजा आता हो। भाई, कुछ लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं। उसने फॉर्म में काम करने वाली लड़कियों के लिए, हराम के लिए, कमरा बनवाने के लिए पूरे $25 लाख रुपए छोड़े थे। पूरे $25 लाख। मैं अपनी तनख्वाह का एक पैनी भी जमा करता, तब भी शायद उस रकम का आधा ना हो पाता। उस दिन अखबार में जो खबर छपी थी उसके चारों तरफ काले हाशिए लगे थे, और उसमें सिर्फ एक ही खबर छपी थी कि बॉस की हत्या के कारण फॉर्म में 3 दिन की छुट्टी। वाह ये खबर सुनकर मुझे हंसी आ गई। भाई, फॉर्म में काम करने वाले सभी लोग मेरा शुक्रिया अदा कर रहे होंगे। वाह मिस्टर जीरो, वाह, आपने 3 दिन की छुट्टी दिला दी। देखो, इससे पहले मैंने कभी उससे बात नहीं की थी। हाँ, याद आया, इत्तेफाक से एक साथ हम स्टोर में घुसे थे और मैंने उसके लिए दरवाजा खोला था, और उसने मुझे शुक्रिया कहा। सिर्फ 25 साल में शुक्रिया। देखो, कितना बड़ा आदमी मेरे टेबल तक आया था। मेरा दम सा घुटने लगा। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, और मेरे मुंह में कुछ कड़वा सा स्वाद भर गया, जैसे सुबह सुबह उठकर महसूस होता है। देखो, मैंने किसी की हत्या नहीं की। मैं एक शरीफ इंसान हूं। अब आप उस लड़की को ही ले लो, उसे 6 महीने की सजा दे दी गई। अरे उसके बारे में खबर करना एक नीच हरकत थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं करता क्या? मेरी बीवी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। आखिरकार मुझे रिपोर्ट लिखानी पड़ी। कुछ लोग कितने किस्मत वाले होते हैं, जितनी आसानी से औरत को पा जाते हैं उतनी ही आसानी से उनके चंगुल से छूट भी जाते हैं। औरत मिली और पकड़ ली। अरे भाई, जैसा कि फिल्मों में होता है। अरे मैं भी चाहता था कि मैं भी औरतों को पाऊं, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ी। बस पर, सड़क पर, दुकानों पर अक्सर मैंने उन्हें देखा, लेकिन हर बार मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। ये जूतों के दुकानों के सेल्समैन, भाई इनके तो बहुत मजे हैं। इन्हें रोज औरतों की नंगी टांगे देखने को मिलती है, रोज। ये वकील, भाई इससे तो मैं तंग आ चुका हूं। अरे मैंने कहा ना कि मैंने हत्या की है। हाँ, तारे की बात दोहराते। मेरा जी चाहा कि मैं उससे कहूं कि भगवान के लिए चुप हो जा, लेकिन वो चुप ही नहीं हुआ। ये सब कहने की मेरी उससे हिम्मत नहीं पड़ी। अरे आखिर वो मेरा बॉस था, बॉस। मुझे बस एक मौका और दो, मुझे बस एक मौका और दो। क्या मैं आप सबको हत्यारा लगता हूं? क्या मैं आप सबको हत्यारा लगता हूं? अरे मैंने आज तक एक चींटी तक नहीं मारी है। अगर आप सब लोग चाहें तो मेरी बीवी से पूछ सकते हैं। मैं एक न्याय शरीफ आदमी हूं। हाँ, पूरे 25 साल और एक दिन का भी नागा नहीं। पूरे 52 डे, 52 हफ्ते, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, मैं फिर जोड़ करने लगा। देखो, पूरे 25 साल मैंने एक ही नौकरी की और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया।
क्या ये बात वकीलों ने आपको बतलाई? नहीं, पूरे 25 साल और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं सोच रहा था कि ये खबर मैं अपनी बीवी को कैसे दूंगा, और मिस्टर जी वो क्या सोचेगी जब उसे ये पता चलेगा कि मैंने अपनी बॉस की हत्या कर दी। अरे उसने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि मैं किसी की हत्या कर सकता हूं। हाँ, अगर मेरी बीवी मर गई होती तो मैं उससे शादी कर लेता, हाँ, और मुझे नौकरी से ना निकाला गया होता तो आज भी मैं वही नौकरी कर रहा होता। देखो, मैं एक न्याय शरीफ इंसान हूं, सब आप लोगों की तरह इंसान। अगर आप सब मेरी जगह होते तो शायद वही करते जो मैंने किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस घटना को बस इसी नजरिए से देखें। दिमाग में गंगा करके बैठे हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैंने किसी की हत्या नहीं की। चुप रहो और सुनो अंकल क्या कह रहे हैं। ये कान खाने में मजे से पनपता है और बच्चे भी पैदा करता है। इसे जिंदा पकड़ा गया था, अपने बॉस की हत्या करने के बाद इसे यहाँ लाया गया। Excuse me, ये आखिरी बात क्या कही आपने? अपने बॉस की हत्या करने के बाद इसे यहाँ लाया गया। इस पर मुकदमा चला। 1 घंटे 13 मिनट 24 सेकंड के भीतर ही इसे सजा सुना दी गई, जो कि अपने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। Ladies and gentlemen, ध्यान से देखिए इस नमूने की तरफ। आज है इसका आखिरी दिन और दोपहर के बाद इसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। ओह माय गॉड, ये तो एक मजेदार बात है। Excuse me, ये खा क्या रहा है? टर्किश चिकन। खाने में तो ये मुझसे भी ज्यादा उस्ताद मालूम होता है। नहीं, ये हमेशा से इतना नहीं खाता है। हमारी कोशिश रहती है कि आखिरी दिन इनका किसी तरह से मन न मारा जाए, इसलिए आखिरी दिन के खाने के लिए हमें 1 सप्ताह पहले ही ऑर्डर करने की इजाजत दे देते। इस दिन ये लोग जो खाना चाहे खा सकते, मगर ये आखिरी दिन तक ये तय नहीं कर पाया था कि आखिरकार वो क्या खाएगा। आखिरकार उसने कई प्लेट टर्किश चिकन की मांग की। नहीं बेटे, हमने छुरी और कांटा नहीं दे सकते, क्योंकि ये लोग उससे आत्महत्या करने की कोशिश कर सकते।
ये भी एक दिलचस्प बात है। Ladies and gentlemen, बड़ा मेहरबान ध्यान से सुनिए। मेरे पास एक छोटी सी एल्बम जिन्हें आप सभी लोग देखना पसंद करेंगे। देखिए देखिए देखिए, आप भी देखिए, आप भी देखिए, आप सभी लोग देखिए, देखिए। इसमें हत्यारे से संबंधित 12 रंगीन चित्र, जिसमें हत्यारे का चित्र, उसकी देवी का चित्र, देखो देखो वो वाइन पी रही है। खून से सने हुए हथियार का चित्र, यानी कि dangerous item। हत्यारे के उस समय का चित्र जब वो 6 साल का था, उस स्कूल का चित्र जहाँ हत्यारा पढ़ा करता था। अभी से संबंधित अन्य रंगीन चित्र है जिन्हें आप सभी लोग देखना पसंद करेंगे। देखिए देखिए देखिए, देखने का कोई पैसा नहीं लगेगा, आप सभी लोग देख सकते हैं। जो सज्जन इन्हें खरीदना चाहते हैं खरीद भी सकते हैं, देखने का कोई पैसा नहीं लगेगा, आप देख सकते हैं। देखो देखो बचपन में इसकी नाक तो बिल्कुल मोमो की तरह थी। महिलाओं बच्चों का खास ख्याल रखा, क्योंकि एक बार एक बच्चा यहाँ पर खो गया और जब वो हमें मिला तो वो सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था और पिस्टल की मांग कर वो गाने भी गा रहा था। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ यहाँ का क्या Ladies and gentlemen, बड़ा मेहरबानी मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगला नमूना इस तरह मुझसे बोल रहे क्या? हाँ। मैं कुछ फोटो निकाल दूँ। क्या दे? हाँ ठीक है बस एक और। हाँ ठीक है, ये मेरी बीवी को पहुंचा देना। एड्रेस स्ट्रीट पार्क मकान नंबर 416। ओके। नहीं, बहुत अच्छी है। हाँ, काले रंग में तो मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। और ये ड्रेस इतनी हैवी है। इस काले गाउन में तुम्हारा कितना खर्चा हो गया? 5, 6, 7 पूरे $800। देखो तुम इसी तरह का पैसे खर्चा करती रही ना तो साल भर के भीतर तुम्हें दूसरों के यहाँ बर्तन मांजने पड़ेंगे। ओहो, अब सोसाइटी और क्लास का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। आखिर रोज रोज किसी के घर में कोई मरता तो नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है आज सुबह मैं बहुत रोई थी। अच्छा, सच में रोई थी? हाँ, जितना तुम्हारे बारे में सोचती थी उतना रोना आता था। देखो रोने से कोई फायदा नहीं है। मेरी रुलाई रुकी नहीं थी। अब हो सकता है अगले साल तुम किसी और के लिए रो रही हो। ना जी ना, ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए एक ही शादी काफी थी। अच्छा, तुम्हें घर में अकेला रहना कैसा लग रहा है? ठीक ही है। अच्छा सुनो, तुम्हें याद है जब हम लोग संडे को सेंट्रल पार्क जाया करते थे? हाँ हाँ याद है। और मैंने तुम्हारे ऊपर पानी डाल दिया था। तब तो बहुत नाराज हुई। मैंने पूरे 1 हफ्ते तक तुमसे बात नहीं की थी।
और जब मुझे निमोनिया हो गया था तो तुम मेरे लिए गुलाब के फूल लेकर आया करते थे। डॉक्टर को पूरे 1500 का बिल चुकाना पड़ा था। तुम बड़े अजीब आदमी हो, हर बात पर 1000-1500 की बात करते हो। ठीक है, काश हमें एक मौका और मिल पाता। वो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। अच्छा, तुमने वो नोटबुक संभाल के रखी है ना, जिसमें तुमने कतरानी चिपका रखी है? हाँ, वो नोटबुक तो मैंने बैठक की मेज पर ऐसी जगह रखी है जहाँ सब लोगों की नजर सबसे पहले उस पर पड़ती है। अब तो वो नोटबुक भर गई होगी। हाँ, बस 1-2 पेज बाकी है। हाँ, कल तुम्हें कुछ और कतरानी मिलेगी। मैंने फोटोग्राफर को फोटो भेज दी। तुम फिक्र मत करो, मैंने भी सारे बार मंगवा कर रखे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे बारे में अखबारों में इतना कुछ छपेगा, इससे पूरी एक नोटबुक भर जाएगी। अच्छा, मगर एक बात, अगर मान लो कि तुम बीमार पड़ गई, हाँ? या ट्रक के नीचे आ गई, क्यों? या तुम्हें कुछ और हो गया, पर क्यों? तब उस नोटबुक का क्या होगा? तो ऐसी हालत में मैंने सोचा है कि वो नोटबुक मैं जूली के नाम कर जाऊँ। जूली? हाँ। तुम्हारी बहन की बेटी? हाँ, वही। अरे वो उसका क्या करेगी? तो फिर? अरे मैंने समझा है कि ये मिस डेजी को दे दी जाए। मिस डेजी? वो कौन है? अरे वही जो मेरे साथ फॉर्म में काम करती है। और उसको क्यों दे दी जाए? क्योंकि वो उसका ख्याल रखेगी। वो नोटबुक डेजी को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वो होती कौन है? मेरी खुद की 2 बहनें हैं, प्यारी सी भतीजी है। उनके होते हुए वो नोटबुक डेजी को क्यों दे दी जाए? देखो, मुझे तुम्हारी भतीजी और बहनों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे उनसे ही मतलब है, और जो मेरे दिल में आएगा मैं वही करूँगी। अच्छा, मैं तुमसे ये कहूँ कि वो नोटबुक मेरी, उस पर मेरा हक है, तब तुम क्या करोगे? ना 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 ना, वो नोटबुक मेरी है, या यूं कहो तब तो मेरी हो ही जाएगी, और फिर जो मेरे जी में आएगा मैं वही करूँगी। मुझे वो नोटबुक पहले ही मिस डेजी को दे देनी चाहिए थी। हाँ। अच्छा, और मेरा क्या? क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? देखो, मेरी माँ मुझे मेरे टुकड़े की याद क्यों दिलाती हो बार बार? अच्छा, तो ये बात है। अब मुझे पता लगा कि तुम्हारे उस डेजी के बीच में क्या चल रहा था। अब तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या चक्कर चल रहा था। अब तुम्हारी जो मर्जी, तुम सोच लो बस। तुम मुझसे इस तरह बात करोगे? हाँ, मैं करूंगा इस तरह बात। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मुझसे उस डेजी के बारे में बात करोगे? हाँ, मैं करूंगा इस तरह बात। नीच! देखो, तुम मुझे मारो मत। कमीने! मैंने कहा तुम मुझे मारो क्यों मत। ना मारूं? तुमने मेरी- मुझे मार डालो। मैं इसे मार डालूंगा, छोड़ो। इसको कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई। ले चलो, तुरंत फांसी चढ़ा दे। मुझे फांसी नहीं चढ़ना, मुझे जीना है अभी। जीना है? जी के क्या करेगा? मैं बाहर जाकर नौकरी की तलाश करूंगा। कौन सी? वही -+ वाली 1 2 3। नहीं, मुझे जीना है, मुझे मरना है। ये भी निकल गया।
सुनो, इधर आओ ना, आओ ना। Oh God, तुम तो नखरे करने लगे हो। इधर आओ। बेबी, बेबी, वो क्रॉस है। आओ। क्या तुम चाहती हो कि हम यहाँ कोई परेशानी नहीं है, मैं यहाँ रोज आती हूँ। इस कब्रिस्तान में? हाँ, तो क्या हुआ? और यहाँ करने में बहुत मजा आता है। चलो अपने कपड़े उतारो, हम यही करेंगे। Come on, come on, come on, come on। हाँ, मुसीबत है। अरे कहाँ है? देखो, कितनी प्यारी और शांत जगह है। कहाँ गए? कहीं मर तो नहीं गए? अरे मैं भी जिंदा हूँ। तो आओ ना। सुनो, अरे सुनो ना। अरे देखो, किसी की ताजा कब आई? सुनो, किसी की ताजा कब? देख लो तो किसकी है? अरे ये तो सिफर है। सिफर? हाँ, ये वही आदमी तो नहीं जिसने अपने बॉस का कत्ल कर दिया था? हाँ वही। इस कमीने आदमी की वजह से मुझे 6 महीने की जेल की सजा भी हुई। ओ, क्यों? हम लोग, अरे आओ ना, इतना क्यों डर रहे हो? देखो, हम लोग एक ही मकान में आमने सामने रहते थे। एक दिन इसकी बीवी ने हमें देख लिया और जाकर पुलिस में रिपोर्ट करा दी। फिर मुझे 6 महीने की जेल की सजा हो गई। मगर अब बाहर, अरे यहाँ पर सुनो बेबी, तुम्हें ऊपर नहीं आना? नहीं। आओ ना, बहुत मजा आता है। तुम्हें देख रही है? अच्छा सुनो, क्यों ना हम दोनों यहाँ बहुत नहीं कर सकता क्योंकि ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। यहाँ कोई परेशानी नहीं। तुम्हें इससे डर लग रहा है? मुझे देखो। अब क्या हुआ? वो देखो, वो क्या है? Oh God, अरे वो बिल्ली है। ये मत। हो गई। चलो, हम यहीं करते हैं। Yes, come on। और वैसे भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Come on। ये साले डरपोक लोग जान आफत में डाल देते हैं। अरे मेरे पैसे लेके भाग गया। हराम और रास्ता मेरे पैसे, मेरे पैसे। कौन है? कौन है ना? कहीं वो नंगी औरत तो नहीं है? वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। और ये जगह कौन सी है? ये तो कब्रिस्तान है। थोड़ा बाहर निकल लेता। उससे चला नहीं जाना। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों? कौन? डरो नहीं, मैं शैडो हूँ। मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया?
पहली रात है और इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। देखो, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। अच्छा ये बताओ कि कैसा रहे अगर हम तुम मिलकर, हम दोनों मिलकर एक साथ बैठे। अकेलापन महसूस कर रहा था। मैं समझता हूँ। हाँ, आराम से बैठो। नहीं, मुझे बैठने में बहुत तकलीफ है। वो उसकी परवाह मत करो। शुरू में कुछ दिन तो चलने फिरने उठने बैठने में थोड़ी तकलीफ होगी, फिर आदत पड़ जाएगी। सिगरेट पियोगे? नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। सिगरेट इन मच्छरों को ना दूर रखने में मदद करती है दोस्त। अरे मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गया, मेरे सिगरेट पीने से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, तुम खुशी से पियो। शुक्रिया। वैसे तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है तुम्हारा? अगर मैंने अपना नाम बता दिया ना तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। नफरत? सच? हाँ। अरे तुमने कितने ही बड़े पाप क्यों ना किए हो, पर वो मेरे पापों से बड़े नहीं हैं। देखो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मेरा नाम सिफर है। सिफर। सिफर? हाँ याद आया, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है सिफर। तो फिर ये बताओ कि हम दोनों में सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? अरे बेशक मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा गुनहगार हूं, लाख गुना ज्यादा, अरे करोड़ गुना ज्यादा। तुमने क्या किया? अपनी बॉस का कत्ल किया, बस। हाँ। मालूम है मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने अपनी माँ की हत्या कर दी। वो मेरी अपनी प्यारी माँ थी जिसका मैंने खून कर डाला। वो मुझे जी जान से चाहती थी, बड़ा प्यार करती थी, लेकिन तब भी मैंने उसका खून कर दिया। तुम्हारा माँ के साथ कभी झगड़ा तो नहीं हुआ था? उसने तो हमेशा मुझे प्यार किया और अच्छी शिक्षा दी। बचपन से ही वो मुझे सही रास्ते पर चलाने का जतन करती रही। पूरी संगत और शरीर के प्रलोभनों से बचने की शिक्षा देती थी मुझे, और चाहती थी कि मैं एक अच्छा, इज्जतदार और भगवान से डरने वाला इंसान बने। तो तुमने लेकिन सुनो, वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि 14 साल की उम्र में मेरा ये पापी स्वभाव उभर कर लगा था। तुमने माँ के अलावा किसी और की तो हत्या नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुदा का शुक्र है कि मेरी इस पापी आत्मा पर सिर्फ एक हत्या का भार है। हाँ, लेकिन मैं एक बार घर से जरूर भाग निकला था। ओह, अच्छा। हाँ, मेरे एक साथी ने मुझे एक किताब पढ़ने को दी थी। क्या नाम था उस किताब का? हाँ, सिंदबाद की सर। गंदी किताब थी वो। तुमने पढ़ी है वो किताब? नहीं, मुझे गंदी किताबें पढ़ने का शौक नहीं रहा। अरे तो मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी में बस वही गंदी किताब पढ़ी है। तो उस किताब में ना सिंदबाद नाम के नाविक के समुद्री यात्रा के किस्से हैं। तो जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मेरी पापी आत्मा में समुद्री यात्रा करने की इच्छा जाग गई, और इसीलिए मैं भाग खड़ा हुआ था। तुम नाविक बने थे? मैं तो समुद्र तक भी नहीं पहुंच पाया। मेरे इस इरादे का मेरी माँ को मालूम चल गया, तो उन लोगों ने मुझे घर वापस भेज दिया। उसके बाद मेरी माँ मेरा ज्यादा ही ख्याल रखने लगी, लेकिन मेरी पापी आत्मा को चैन नहीं था। अरे वो अपने आप को बड़ी धार्मिक आत्मा बनती थी, तो हर इतवार को हम लोग चर्च जाया करते थे। फिर क्या हुआ? फिर वो इतवार का मनोज दिन आया। हम लोग खाना खा रहे थे, घर पर एक मेहमान भी बैठा हुआ था। मैं अपना खाना खत्म कर चुका था और मेज पर पड़ी वो सब्जी काटने वाली छुरी ऐसे उठाकर उसे खेल रहा था। माँ बर्तन उठाने के लिए मैंने खाना खा चुका था, वो बर्तन उठाने के लिए रसोई से बाहर कमरे में आई, तो उसके गले में एक सोने की लॉकेट थी जिसमें मेरे बचपन की एक तस्वीर थी। जैसे उसने मेरी छुरी लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो मेरी नजर उसके गले पर पड़ गई। मेरे बचपन की तस्वीर देखते ही न जाने मेरे अंदर क्या हुआ कि मैंने वो छुरी उठाई और माँ के गले पर फेंकी। अरे यार छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब तो तुम्हारे दुख दूर हो गए ना? दुख दूर हो गए? और नहीं तो क्या? अच्छा, वो अब हमारा क्या कर सकते हैं? तो तुम्हें लगता है कि ये हमारा अंत है? और नहीं तो क्या? सिफर, हमारे जैसे पापियों और हत्यारों को इतनी आसानी से शांति नहीं मिलती। लगता है तुम्हें मालूम नहीं कि अभी हमारा होना क्या है। तो सुनो, कुंभी पाक नरक हमारा भाग्य है।
सोने भी नहीं देते। अरे बस थोड़ी ही देर की बात है भाई, हमारा बुलावा आने ही वाला है। आप चुप करते हो जैक्सन, भाई जरा अपनी खोपड़ी का देना, मैं इन लोगों को ठीक करता हूँ। मालूम होती है। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ कुछ देर आराम कर लूँ। अरे अगर आराम करना चाहो तो कर सकते हो। आओ बैठो, वैसे इस जगह का नाम क्या है? इसे एलिशियन फील्ड कहते हैं दोस्त। क्या? एलिशियन फील्ड। एलिशियन फील्ड। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। बेशक, लोग कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है और यहाँ कुछ खास लोग ही आ पाते हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम जैसे लोगों की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। देखो, मैं समझ रहा था कि तुम्हें अपना नर्क में ढकेल दिया गया होगा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिफर,
मैं तो इस दुनिया का सबसे दुखी आदमी हूँ। लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या? जो कुछ मैंने सोचा था देखो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे मुझे नरक में डालने की बजाय यहाँ डाल दिया इस स्वर्गलोक में। तो तुम्हारे साथ जाती हो रही है? अरे हाँ, मेरे साथ तो हमेशा ही जाती होती आई है और फिर जाती हो रही है। तो कि मुझे सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुम बताओ अगर मेरे जैसे इंसान को यहाँ रखा गया तो न्याय का क्या होगा, धर्म का क्या होगा, सही गलत का क्या होगा? तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अपनी माँ का भला करने की सजा भी नहीं मिली? अभी तक नहीं मिली। इसी बात का तो रोना है। उन्होंने तुमसे क्या कहा? उन्होंने तो मुझसे कहा कि मुझे यहीं रहना होगा और तब तक यहीं रहना होगा जब तक कि मैं समझ नहीं आता। देखो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिर वो तुमको समझाना क्या चाहते हैं? मैं भी कहाँ समझ पा रहा, मैं भी नहीं जानता। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर मुझे इतना भी संकेत मिल पाता ना कि मुझे क्या करना है तो फिर मैं कुछ कर पाता। सिफर, तुम्हें भी कोई संगीत सुनाई दे रहा है? संगीत? नहीं, मुझे कोई संगीत सुनाई नहीं दे रहा है। कान लगाकर ध्यान से सुनो। वो लोग कहते हैं कि यहाँ एक संगीत लगातार बजता रहता है। उन्होंने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। मजाक हो सकता है। तुम्हें मालूम है, जब मैं यहाँ आया तो पहला विचार मन में यही आया कि इस जगह पर शायद अपनी माँ से मिल पाऊं। सोचा था उससे मिलकर ये सब समझ लूंगा जो क्या हो रहा है ये, लेकिन वो मुझे यहाँ नहीं मिली। अरे आत्माओं में सबसे अच्छी, बुद्धिमान और पवित्र आत्मा यहाँ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो समझ में ये सब कुछ भी नहीं आ रहा। लगता है मेरी बीवी यहाँ तक मेरा पीछा करते आ रही है। देखो, मेरी समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं। पता, परेशान मत हो, वो चबूतरा ना उसके पीछे लगा। जाओ जाओ जाओ। छूट गई थी और तुम भी तो नहीं थे मेरे पास। अब तुम पछता रही होगी कि तुमने आत्महत्या क्यों की। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें याद है जब हम तो गांव के लोग पिकनिक पे जाया करते थे? हाँ, तो बहुत मजा आता था। और मैं ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठते थे। अच्छा एक बात बताओ, जब हम वहाँ से ट्रक में वापस लौट रहे थे तुम्हारा हाथ मेरी सीट के पीछे और तुम्हारा घुटना मेरे घुटने को छू सा रहा था, जैसे दबा सा रहा हो। तुम्हें ये जानना चाहती थी कि वो सब तुमने जान के किया था या तुमसे अनजाने में हुआ था? अब निश्चय अनजाने में किया था।
या यूं कहो कि जानबूझकर किया था। सचमुच? तुम्हें पता था ये सब? वरना क्यों पूछती? फिर तुम दूर खिसक क्यों बैठ गई थी? अरे वो तो ये देखने के लिए कि तुम ये सब जान के कर रहे हो या तुमसे अनजाने में हो रहा है। और मैं बुरा मानता था। मैंने समझा कि मैं दोबारा वही हरकत करूंगा तो तुम चिल्ला उठोगी और मैं मुसीबत में फंस जाता हूँ। तुम जानते हो मैं उस टाइम बस यही कामना कर रही थी कि तुम मेरी कमर में अपना हाथ डालो। और पता है मेरा क्या मन कर रहा था? क्या? कि मैं तुम्हें चूमूं। सचमुच? तो किया क्यों नहीं? अरे मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं काट का उल्लू ही निकला बस। मैं तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं रोकती, किसी चीज के लिए नहीं रोकती। मुझे किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं थी। काश मुझे ये सब पहले पता होता। मैंने अपने जीवन में कभी किसी से प्यार नहीं किया। तुम सच कह रही हो? देखो कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। पहले मेरे अंदर ये सब कहने का साहस नहीं था, पर अब मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं। अच्छा किया तुमने ये सब मुझे बता दिया। देखो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। तो मैं तुमसे आज कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या? मैं चाहती हूँ तुम मुझे चूम लो। ऐसे नहीं। अरे फिर किस तरह? वो सचमुच वाला जैसे फिल्मों में होता है, मुंह पर मुंह रखकर। सचमुच का चुम्बन ऐसा होता होगा, मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे गाल कितने लाल हो गए, बिल्कुल लाल, और तुम्हारी आंखें चमक रही हैं। इससे पहले मैंने तुम्हारी चमकती हुई आंखें कभी नहीं देखी थी। तुमने ये संगीत सुना? हाँ, मुझे संगीत सुनाई दे रहा है। कितना मधुर है ना? हाँ, बहुत खूबसूरत है ये। आओ नाचते हैं। पहले मैंने तुम्हें इतना सुंदर कभी नहीं देखा। तुम्हारे ये बाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हमने एक दूसरे को पा ही लिया और यहाँ आकर ओ डेज़ी, मैं तुम्हारा दीवाना हो गया, मैं पागल हो गया। अब हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो
जल्दी तो नहीं आ गया? नहीं नहीं शेड्लू, शेड्लू, हाँ, क्या हम दोनों यहाँ रह सकते हैं? हाँ, अगर चाहो तो बिल्कुल रह सकते हो। लेकिन तुम सच कह रहे हो? अरे 16 में सच। लेकिन तुम तो कह रहे थे। हाँ, मुझे याद आया, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ कुछ खास लोग रह सकते हैं, लेकिन अब जो चाहे वो रह सकता है। चोर उचक्के गुंडे बदमाश साधु पंडित जो चाहे वो बेझिझक रह सकता है। लेकिन तुम तो कह रहे थे यहाँ। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना, वो मैं पहले कह रहा था। मिस डेजी, आप क्या कहती हैं? क्या हम तीनों मिलकर यहाँ एक साथ रह लें? देखो, तीनों एक साथ यहाँ नहीं रह सकते हैं। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब है तुम यहाँ इन चोर लफंगों के साथ रहना पसंद है? हमें इनसे क्या करना है? तुम यहाँ आओ, हम यहाँ की रंगीन बादलों को देखेंगे, यहाँ के संगीत का आनंद उठाएंगे। अब मुझे कोई संगीत सुनाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ डेजी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस्टर सिमर! गुड बाय मिस डेजी। मिस्टर सिमर! बाय बाय। मिस्टर सिमर! मिस डेजी, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो चलिए हो मेरी बात। मिस्टर शेखर, तुम्हारे वापस जाने का समय आ गया है। वापस? कहाँ? पृथ्वी पर। देखो, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे मैं हो। जो कुछ भी कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। क्या तुमने ये समझा था कि तुम यहाँ हमेशा रह सकते हो? हाँ, क्यों नहीं? मैंने अपना काम किया है 45 साल, 25 साल उस स्टोर में। देखो, मैं वहां गया और मैंने जी लगाकर वहां काम किया। अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुम समझते हो कि यहाँ का कारोबार इसी तरह चलता है? क्या तुम समझते हो कि एक आत्मा को बनाने में इतनी सारी मेहनत सिर्फ इसलिए की जाती है कि उसे एक ही बार इस्तेमाल किया जाए? एक आत्मा को तब तक इस्तेमाल किया जाता है जब तक वो किसी काम की नहीं आ जाती। और वैसे भी हम इतनी सारी आत्माओं को रखेंगे कहाँ? यहाँ वैसे ही काफी भीड़ भड़कता है। ये तो ह्यूमन डिजाइन की एक वर्कशॉप है जहाँ पुरानी आत्माओं की ओवरहॉलिंग की जाती है। यहाँ अनगिनत आत्माओं की सफाई करनी पड़ती है हमें। और तुम इनमें से कुछ आत्माओं को देखो तो हैरान रह जाओगे, कितना मैल जमा होता है उनमें। और उनमें एक छन्नी की तरह हजारों लाखों छेद हो गए होते हैं, लेकिन हम उन्हें ठीक ढंग करके वैसे काम के लायक बना देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पहले भी लाया जा चुका हूँ। एक बार नहीं, 1000 बार। शुरू में क्या था? कोई बहुत बड़ा आदमी, प्रिंस या कुछ और? बोलो। शुरुआत के दिनों में तुम्हें बंदर थे, लाल मुंह और लंबी पूंछ वाला बंदर। ये तो 10 लाख साल पहले की बात होगी।
सिफर तुम शुरू से ही एक गुलाम का स्वभाव लिए हो। और हाँ, इतिहास में जितने भी ड्यूक या प्रिंस हुए हैं सब तुम्हारी पीठ पर अपनी छाप छोड़ गए हैं। आज से करीब 6000 साल पहले तो तुम इतने बुरे नहीं थे। उस समय तुम अफ्रीका नाम की जगह में पिरामिडों के निर्माण के लिए पत्थर बनाया करते थे, लेकिन तुम बराबर नीचे गिरते जा रहे हैं, नीचे और नीचे। आज से 2000 साल पहले तुम रोम में गुलाम थे, वहां भी वही घोड़े तुम्हें खाने पड़ते थे, लेकिन तब तुम्हें शक्ति थी, तब तुम्हारी मांसपेशियों में बल था, एक गुलाम का बल। कहते जाओ। लगता है कि तुम अब बहुत बड़ी चोट करने जा रहे हो। देखो, मेरे साथ तमाम उम्र अन्याय होता रहा है, कमरतोड़ मेहनत, बस मुझे यही मिला है। देखो, अब यहाँ मैं मजे में हूँ, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा, और मुझे वह नौकरी कौन देगा? देखो, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम समझते हो कि तुम ऐसे ही वहां भेज दिए जाओगे? इस हालत में तुम्हें सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। तुम फिर से जन्म लोगे, एक आदमी वही सब करना पड़ेगा जो तुम पहले भी 1000 बार कर चुके हो। तुम तमाम गलत बातें सीखोगे और गलत ढंग से सीखोगे। तुम गलत खाना खाओगे, गलत कपड़े पहनोगे और गंदे कस्बों में रहोगे जहां ना रोशनी पहुंच पाती है और ना हवा। तुम झूठ बोलना, धौल जमाना और दीन भागना सीखोगे। तुम एक डरपोक तबीयत के इंसान बनना सीखोगे। तुम सूरज की रोशनी से डरना और खूबसूरती से नफरत करना सीखोगे। तब तक तुम स्कूल जाने लायक हो जाओगे। वहां तुम्हें उन तमाम चीजों के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा जिन्हें तुम नहीं जानना चाहते, और जिन चीजों के बारे में तुम्हें जानना चाहिए उनके बारे में तुम्हें झूठी बातें पढ़ाई जाएगी। जिन बातों को तुम वाकई जानना चाहते हो उनके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया जाएगा। और जब तुम पढ़ाई खत्म कर लोगे तब तुम नौकरी के लिए तैयार हो चुके हो। मुझे फिर नौकरी मिलेगी, दूसरी एडिंग मशीन। समय बदल चुका है। इस बीच 100 साल गुजर गए। अब एडिंग मशीन नहीं, अब वहां नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना है। सिर्फ एक उंगली से बटन दबाते ही ब्रह्मांड में महाविस्फोट हो जाएगा। ये सब तुम्हें सीखना होगा। तो वो कोई बहुत जोरदार मशीन होगी। हाँ? ये मशीन मानव प्रयास की चरम सीमा होगी, विकास क्रम की अंतिम विजय होगी। देखो, लाखों करोड़ों वर्ष तक ब्रह्मांड में गैसें निकलती रही, फिर उन्हें ठंडा होने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे, फिर अनगिनत वर्ष में चट्टानों का रूप लेने में लगे, और तब जीव इस धरती पर आए। पानी की सतह पर तैरता प्रारंभिक जीवन, फिर लाखों वर्ष एक जीवाणु बनने लगे, और इसी तरह धीरे धीरे पहले पानी का जीव, फिर मछली, फिर रेंगने वाला जानवर, और होते होते आदमी बना। विकास के साथ साथ उद्योग भी अपना पैर पसार लगे। पहले चक्के बने, फिर बिजली। देखते देखते मानव मशीन के चंगुल में फंसता चला गया, और अनंत आकाश पर विजय प्राप्ति की लालसा में नव रचनाओं के विकट स्वरूप से स्वयं को नष्ट करने के क्रम की ओर बढ़ने लगा। तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम असफल रहे हो, तुम बिल्कुल असफल रहे। तुम एकमात्र कचरा, सर्किट और चिप के गुलाम हो। लेकिन अब तुम्हारा समय आ गया। अब तुम्हें वापस जाना है धरती पर, अंधेरे सीजन से भरे धरवे में, जहां तुम केमिकल अटैक्स, साइबर अटैक्स, यूएफओ और एलियंस के शिकार बने।
जहां कोई राजनीतिक गुंडा तुम्हें अपनी लच्छेदार बातों में फंसा दे। मुझे तुम पर तरस आता है सिपाही, निर्बल बुद्धिहीन प्राणी, मुझे तुम पर तरस आता है। देखो, अगर ऐसी बात है तो मुझे वापस मत भेजो, मुझे यही रहने दो। देखो, मैंने अपना काम ठीक से किया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। देखो, अच्छा चल, मैं तुम्हारे साथ देने के लिए एक लड़की भेज देता हूं, वो तुम्हें भूलने में मदद करेगी सिपाही। देखा तुमने, वो फिर से डेजी के साथ चला गया। चुप रहो, कुछ सीक्रेट्स होते हैं जिनका खुलासा नहीं किया जा सकता। जाओ अपना काम करो। परिचय करा दिया जाए। डेजी में थी नेहा शर्मा, जूलिया कैरेक्टर किया था रूबी चौधरी, बॉस जो कल के दिन बॉस थे वो विवेक सिंह थे और आज के दिन नीरज सदावत, गाइड अमित मौर्य,
असिस्टेंट एंड पुलिस मैन हमारे रोहित चौहान, कार्डलू अभिषेक श्रीवास्तव, कोरस में टीम मेनका, खुशबू, नीरज, महिमा, शुभम, शैलेंद्र, इंजमाम, भवानी, मुनीश, प्रभात, अंकिता, काजल, कामाक्षी, शुभम। फोटोग्राफर की भूमिका में थे शैलेंद्र कुमार, कैट में गोविंदी शिल्पी, टॉल वोमेन की महिमा, यंग मैन के इंजमाम, वर्कशॉप मैनेजर आकाश तिवारी, और अपनी जो वॉइस आपने सुनी थी वो नीरज सेनावत जी की थी। कंप्यूटर मैन केवल एक ही ऐसा इंसान है जो ये कर सकता है, वो है मुन्ना पटेल। कैट महिमा मिश्रा, स्केलेटन मैन नीरज सेनावत, मिस्टर 1 to 6 शैलेंद्र, शिवम, शुभम, रोहित, इंजमाम, ऋषिकेश। मिस्टर 1 to 6 मिसिस कामाक्षी, खुशबू, काजल, भवानी, शेफाली, कोमल। अब हम बात कर लेते हैं जो स्टेज पे तो हम बहुत कुछ देखते हैं, जो स्टेज के पीछे होता है वो सबसे बड़ी टीम होती है करने के लिए। हम उस पर आ जाते हैं। इसके प्ले राइट थे एल्बर्ट राइस, सेट का काम ले जाना है इंजमाम, रोहित यादव, कामाक्षी भारती, प्रॉपर्टीज में थे नीरज सदावत और महिमा मिश्रा। मेकअप में थे आपने इतना खूबसूरत मेकअप देखा वो थे सतीश चावरसिया। कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी कौशाम्बी शर्मा और इनका साथ दिया था मेनका रावत, खुशबू और भवानी ने। लाइट डिजाइन एंड डिस्प्ले को असिस्ट किया था सुकुमार टूडलन। एग्जीक्यूशन में थे रोहित चौहान, ऋषिकेश दुबे, शैलेंद्र यादव, शिल्पी गुप्ता एंड कोमल। काजल विशेष में टेक्नीशियन में जितेंद्र सिंह नेगी, दिनेश चंद्र गुप्ता, राजेश मौर्य जी। म्यूजिक एंड एग्जीक्यूशन जो किया था और आपने बहुत खूबसूरत म्यूजिक किया था आलोक श्रीवास्तव जी। स्टेज मैनेजमेंट पे हमारे सबसे प्यारे फोटोग्राफर शैलेंद्र कुमार। पब्लिसिटी में रमीज अहमद, हमारे रमीज अहमद आ सकते हैं। सपोर्ट किया था सचिन ने, कृष्णा ने और हमारे सबसे प्यारे दोस्त, नाम ले लो, चौबे, अविनाश चौबे। दोस्तों ने दोस्तों क्लासिक में किया था। असिस्टेंट डायरेक्टर जो थे कुमार दादा थे। कोऑर्डिनेशन कामाक्षी शर्मा का था, कौशाम्बी शर्मा का था। कोरियोग्राफी विक्रम मोहन सर जी। प्रेजेंटेशन असिस्टेंट इवैल्यूएशन के हेड ऑफिसर किशोर कुमार। प्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेशन टीम में जो थी अंजलि श्रीवास्तव, विवेक पांडे जी, अमरीश एंड ऑल स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेशन का काम लक्ष्मी अस्थाना जी ने देखा था। और लास्ट में कैप्टन ऑफ द शिप सत्यव्रत राउत सर। लास्ट में मैं एक का नाम लेना मैं लेना नहीं बोला, लेकिन मैं उसको लास्ट में लेना चाह रहा था, मिस्टर जीरो एंड मिसेस जीरो। उसमें आज का जो किरदार निभाया था मिस्टर जीरो ने मुनीश कुमार गंगवार और प्रभात सेकर एंड मिसेस जीरो पूजा ध्यानी। And captain of the ship, Satyam Rausar. Please, come on the stage. कौशाम्बी आ जाओ सर। मैं चाहूंगा अपने डायरेक्टर सर से चाहूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए।
सत्या सर आइए स्टेज पे। सर गंगा जी आई और हेलो जो करना था वो दिखाना था मुझको दिखाया मैं बोलने में बहुत गलत हो सकता है। थैंक यू मेरी तरफ से। सत्या सभी तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपके डायरेक्शन में बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने समय दिया। सीखा सुंदर। थैंक यू।